हेलो एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आपके पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और उसमें आपके पास कोई एक आवेशित पार्टिकल है। दो तरह के आवेश होते हैं जिनमें से अपन हमेशा प्लस आवेश की चर्चा करते हैं। यदि वहाँ पर नेगेटिव आवेश लिया जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, बाकी सेम फंडामेंटल्स रहते हैं। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित पार्टिकल है वो कितनी तरह से प्रवेश कर सकता है, तो इसमें इसकी तीन पोजीशन हो सकती हैं। पहली पोजीशन होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यदि कोई आवेशित पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और वो भी 0 डिग्री एंगल के ऊपर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ, तो अपन ने इससे पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि यदि वेग में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एंगल जो है वो यदि 0 डिग्री रहता है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका 0 हो जाएगा और परिणाम स्वरूप उस पार्टिकल की जो गति है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है। दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा था 90 डिग्री एंगल के ऊपर यदि एंटर करता है तो उस पूरे डेरिवेशन को अपने विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं और उसका अपना रिजल्ट ये आया था कि पार्टिकल जब 90 डिग्री पे प्रवेश करता है तो उसका पथ है वो वृत्ताकार होता है, वो एक वृत्त के पथ के ऊपर लगातार गति करता रहता है। अब तीसरी पोजीशन ये आती है कि सर जो एंगल बनाएगा वो ना तो 0 डिग्री हो और ना ही 90 डिग्री हो। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल बना करके, मान लीजिए 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, इतने डिग्री के कोण के ऊपर वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इतना एंगल हो और वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा और उसकी क्या गति होगी, कौन कौन सी भौतिक राशियों के कैसे रिजल्ट्स अपने को मिलेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण के ऊपर, और कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, इस कोण के ऊपर गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है। चलिए एक दो लाइनें मैं आपको पहले पिछले टॉपिक की यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। हालांकि उनको आपको इस वीडियो के साथ नहीं लिखना है, इस टॉपिक के साथ नहीं लिखना है, वो प्रीवियस इससे पहले वाले वीडियो की है, लेकिन अपने को इस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखनी होंगी। नोट्स में वो आप इस टॉपिक के साथ ना लिखें, इससे पहले सेपरेट नोट डाल करके लिख लें। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्टेटमेंट लिख दिए हैं, वो आपको मैं अगेन बता देता हूँ। इस नोट के साथ नहीं लिखने हैं, इस टॉपिक से पहले और पिछले टॉपिक के बीच में जो आपके पास जगह है वहाँ पे लिखनी चाहिए, या फिर इस टॉपिक के बाद में लास्ट में लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना है। ये इस डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, ये लिख करके आप अपना समय बर्बाद ना करें। मैंने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर 0 डिग्री पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करने पर कण का जो पथ है वो एक सरल रेखा में रहता है। एक नंबर का सीधा प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, 0 डिग्री पर या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करने पर कण का पथ कैसा रहता है, आपको सिंपल एक सरल रेखा में रहता है। दूसरा है थीटा बराबर 90 डिग्री के ऊपर यदि कोई आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा रहता है, तो उस समय आपको लिखना है वृत्ताकार रहता है। ठीक है। अब अपन आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपके पास एक बी चुंबकीय क्षेत्र है और वो चुंबकीय क्षेत्र इन एक्स एक्स की समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मान लीजिए ये एक्स एक्स की दिशा में है और यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉजिटिव धनावेश है, पॉजिटिव आवेशित पार्टिकल है, वो इसके अंदर इस वेलोसिटी v से इस दिशा में एंटर करता है, ऐसे एंटर करता है। तो इसके वेग की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, थीटा का एंगल हो गया। और ये थीटा की वैल्यू इन दोनों नोट के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि जो पार्टिकल है वो आपका इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर ऐसे प्रवेश करे तो उसका पथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उसी सरल रेखा के अंदर चलता जाएगा क्योंकि उसके ऊपर अब कोई चुंबकीय बल नहीं लग रहा। यदि यह 90 डिग्री पे एंटर करे, इस दिशा में यदि एंटर करे तो इसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है और चुंबकीय बल के कारण ये आपकी तरफ आएगा और इस तरीके से वृत्ताकार पथ में गति करने लग जाएगा। आज अपन बात कर रहे हैं कि वो थीटा डिग्री के ऊपर एंटर करता है जो कि 0 और 90 के बीच में है। तो अब इसके ऊपर क्या होगा कि ये जो इसकी वेलोसिटी है इसको अपन घटकों में तोड़ देते हैं, इसको एक्स एक्स के घटक में और वाई एक्स के घटक में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो इसका वी एक्स का घटक है वो इसके थीटा एंगल के साथ में ही है,
इसलिए ये हो जाएगा आपका v cos थीटा, और ये जो ऊपर v y का घटक है ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी का घटक है v cos थीटा वाला, वो इस पार्टिकल को इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये तो वही घटक हो गया ना, आपका पहले वाला पार्ट हो गया ना कि 0 डिग्री का घटक हो गया ये, तो ये तो इसे सरल रेखा में आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। और ये जो आपके पास v sin थीटा वाला फैक्टर है ये इसके 90 डिग्री वाला हो गया, और 90 डिग्री वाला जो फैक्टर होता है वो इसको वृत्ताकार पथ में गति करवाता है। अब देखिए वृत्ताकार पथ कौन सा है, ध्यान देना कि ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये आपके पास इस आवेश के वेग की दिशा हो गई ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। तो अब ये जो पार्टिकल है वो जेड एक्स की दिशा में मूव करेगा, ये आपके पास जेड एक्स की दिशा है, तो जेड एक्स की दिशा के अंदर ये पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा, ऊपर उठेगा, वापस इस तल के ऊपर गति करेगा, ऐसे आपकी तरफ आएगा और इस तल के ऊपर ये गति करेगा। ठीक है, जेड एक्स की दिशा में वृत्ताकार पथ के ऊपर गति करेगा। तो ये जो इसका v sin थीटा का घटक है वो इसको वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए मजबूर करेगा, और ये इसका जो v cos थीटा का घटक है वो इसे x एक्स की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास करेगा। यानी यहाँ पे ये वृत्ताकार पथ में तो गति करेगा ही करेगा, साथ में ये x एक्स की दिशा के अंदर भी थोड़ा थोड़ा चलता जाएगा। तो इस तरीके का पथ है वो आपने कहाँ देखा है, आपने ध्यान किया होगा कि जो स्प्रिंग होती है उस स्प्रिंग में यदि मैं एक कोई मोती पिरो देता हूँ और उस मोती को यदि मैं उस स्प्रिंग के तार के साथ साथ घुमाता जाता हूँ तो आप देखते हैं कि वो मोती एक वृत्त के रूप में भी गति करता है और धीरे धीरे एक्स एक्स की दिशा में भी गति करता है। तो सेम उस मोती की जो पोजीशन होती है वही आपके इस धनावेशित पार्टिकल की स्थिति हो जाएगी। तो वो जो स्प्रिंग के आकार का पथ है उसे कुंडलिनी पथ कहते हैं, कुंडली के आकार का कुंडलिनी पथ कहते हैं, और इंग्लिश में उसे हेलिकल पाथ कहते हैं। तो ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि वो जो पथ है वो कैसा होगा, तो आपको उसका आंसर हेलिकल पाथ या फिर कुंडलिनी गति, कुंडलिनी पथ कहना होता है। अब उसके अंदर भी आपके पास 2 चीज़ें आती हैं। पहले मैं इस पूरे टॉपिक को विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आफ्टर दैट अपन नोट्स में चलेंगे। जब अपन नोट्स लिखेंगे तो आपका एक बार पुनः रिवीजन हो जाएगा, पहले आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी इमेज बन जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो वृत्ताकार पथ में जब गति करेगा ऊपर की तरफ आएगा, फिर वापस नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऐसे वृत्ताकार पथ में गति करेगा, तो वो जो वृत्त है उसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी। तो एक तो अपने को उस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या निकालनी है, और दूसरा वो जो स्प्रिंग आप लोगों ने देखी है उस स्प्रिंग के जो 2 चक्र होते हैं उन दोनों चक्रों के बीच में जो क्षैतिज दूरी होती है, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया, ऊपर की तरफ आया, और यहाँ से आकर के जब एक चक्कर पूरा करेगा तो वो वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पे जाता। अगर यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु पे जाता तब तो वो वृत्ताकार पथ हो जाता, लेकिन कुंडलिनी पथ का मतलब है कि वो ऊपर की तरफ आ करके और इस वृत्त का जो दूसरा किनारा है वो थोड़ा सा एक्स एक्स की दिशा में खिसक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इमेजिन कीजिए आप स्प्रिंग को, स्प्रिंग का जब एक चक्कर पूरा होता है तो वापस पॉइंट है वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे नहीं आता है, थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, फिर अगेन यहाँ से वापस वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो यहाँ से घूमता 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 वापस थोड़ा सा एक्स एक्स की दिशा में आगे विस्थापित हो जाएगा। तो एक चक्र पूरा करने पर जो एक्स एक्स की दिशा में विस्थापन आ रहा है उसे पिच कहते हैं। पिच का मतलब है एक वृत्ताकार चक्र का पथ दोहराने में क्षैतिज दिशा में जो तय की गई दूरी है उसे पिच कहते हैं। तो उस पिच की जो वैल्यू है वो भी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इस पूरे डेरिवेशन में ये 2 ही फंडामेंटल चीज़ें हैं वो अपने को मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में निकालनी है। तो पहले मैं इस डेरिवेशन के बारे में थोड़ी सी कहानी लिख देता हूँ। दूसरी बात मैं इसके पथ की चर्चा कर लेता हूँ। तो इसका जो पथ होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये वृत्ताकार पथ तो जा ही रहा है, साथ साथ में ये थोड़ा सा आगे की दिशा में भी जा रहा है, तो इसे कहते हैं कुंडलिनी पथ। तो ये डायग्राम आपको इतना पूरा बनाना है। चुंबकीय क्षेत्र है, धनावेशित पार्टिकल है, v वेग से एंटर कर रहा है, थीटा डिग्री का एंगल है, इस वेग को घटकों में तोड़ेंगे तो क्षैतिज घटक cos थीटा और ये sin थीटा आ जाएगा, और फिर
ये आगे कुंडलिनी पथ के अंदर गति करेगा और इसके बीच में ये जो दूरी आती है एक चक्कर पूरा करने के दौरान, इसे अपन पिच कहते हैं और इसकी वैल्यू भी अपन इस डेरिवेशन के अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले मैं इस डायग्राम को देख करके इसके बारे में कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि माना कोई धनावेशित कण Q है, वो चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में वेग v वेक्टर से, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू लिख दी, वेग की वैल्यू लिख दी, और कितने कोण पर, वेग v सदिश से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तीन ही बातें हैं सिंपल, चुंबकीय क्षेत्र है, वेग है और एंगल है। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसका जो वेग है उसको घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटकों में वियोजित करेंगे तो थीटा के साथ वाला जो क्षैतिज घटक है Vx वो आ जाएगा आपका V cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आ जाएगा V sin थीटा। और यहाँ पे जो इस पार्टिकल का जो पथ है उसको अपन ने देख करके यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कि कण है या आवेशित कण है वो कुंडलिनी पथ में गति करता है। इसका जो पथ होगा उसका आकार है वो कुंडलिनी पथ होगा। अब अपन क्या देखते हैं कि इसका ये जो Vy का घटक है वो इसे वृत्ताकार पथ दोहराने में मजबूर कर रहा है, और ये जो क्षैतिज घटक है वो उसे आगे क्षैतिज दिशा में विस्थापित करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो पहले मैं इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो निकाल लेता हूँ, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, mv/qb। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि कौन कौन सा जो घटक है वो इस आवेशित पार्टिकल को कौन से पथ में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है या मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि वेग का जो क्षैतिज घटक Vx है वो कण को सीधी रेखा में गति करवाता है, और ऊर्ध्वाधर घटक जो Vy है वो कण को वृत्ताकार पथ में गति करवाता है। तो पहले अपन वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। बताइए आर का फॉर्मूला। सर आर का फॉर्मूला होता है mv/qb। अच्छा, वेग का कौन सा घटक है वो वृत्ताकार पथ दोहराने के लिए मजबूर कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे केवल v नहीं लिखेंगे, अपन इस वेग का घटक लिखेंगे, या तो क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। तो इनमें से कौन सा घटक है वो आपको इसको वृत्ताकार पथ दोहराने के लिए मजबूर कर रहा है। सर y घटक है, तो यहाँ मैं Vy लिखूँगा। ठीक, तो अब मैं Vy के अंदर इसकी वैल्यू रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास r का फॉर्मूला आ जाएगा, r का फॉर्मूला हो जाएगा सर Vy की वैल्यू है V sin थीटा अपॉन में वैल्यू लिख देता हूँ मैं QB। तो ये मेरे पास इसका पहला वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, जो कि पिछले वाले लंबवत प्रवेश करने वाला जो फॉर्मूला था उसके जैसा है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा निकाल लेते हैं कि इसका आवर्तकाल कितना है। आवर्तकाल का मतलब यहाँ पे आप क्या समझते हैं, इस टॉपिक में आवर्तकाल है वो आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है। सर आवर्तकाल का मतलब है कि वो जब कुंडलिनी पथ करके और एक चक्कर पूरा करके वापस आएगा, इतने में उसके द्वारा लगा जो समय है वो उसका आवर्तकाल है। ठीक है, तो आवर्तकाल के लिए अपन जो फॉर्मूला लगाते हैं वो आपके पास हो जाएगा t = वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 2πr अपॉन में इसके अंदर वेग लगना है, और वेग का क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, कौन सा वेग है, तो वृत्ताकार पथ दोहराने के लिए जो मजबूर कर रहा है वही वेग का घटक इसके आवर्तकाल में आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं Vy। अब आप वापस इसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2πr की जगह लिखता हूँ मैं mv sin थीटा अपॉन में मेरे पास यहाँ पे QB है वो भी मुझे लिखना होगा, और अब इसके बटा में मेरे पास Vy है, और Vy की जो वैल्यू है वो आपकी V sin थीटा ही है। तो यहाँ पे V sin थीटा से जो V sin थीटा है वो पूरा रिमूव हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हालांकि मैं इसको यहाँ पे काट नहीं रहा हूँ। तो मेरे पास t का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो रहेगा 2πm/qb। ये इसके अंदर इसके
आवर्तकाल का एक वृत्ताकार चक्र पूरा करने में जो लिया गया समय है उसका फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर है दोनों बातें। सबसे पहली बात, इसमें इसका जो पथ होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में प्रवेश करने पर वो कुंडलिनी पथ होगा। उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए उसका जो ऊर्ध्वाधर वेग का घटक है वो मजबूर कर रहा है। आवर्तकाल में भी अपने पास ऊर्ध्वाधर वेग का घटक ही अप्लाई करना है। यही 2-3 चीज़ें हैं जो बेसिक हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट और पीछे के टॉपिकों से जो डिफरेंट पार्ट आता है वो है इसका पिच। तो सबसे पहले मैं इसको पिच की जो डेफिनेशन है, जिसे अपन चूड़ी अंतराल भी कहते हैं। चूड़ी अंतराल का मतलब है कि एक वृत्ताकार पथ दोहरा करके वापस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति में आने पर क्षैतिज विस्थापन कितना होता है उसे अपन चूड़ी अंतराल या पिच कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिच की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के द्वारा एक वृत्ताकार चक्र पूरा करने पर, तय करने पर लिख दीजिए, एक वृत्ताकार चक्र पूरा करने पर तय की गई क्षैतिज दूरी, एक्स की दिशा में जो तय की गई दूरी है उसे अपन पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं और इसे अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एक्स की वैल्यू आएगी इसको आप समझें। तो इस वेग का कौन सा घटक है जो इसे क्षैतिज दिशा में ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है, मुझे दूरी निकालनी है। और दूरी का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कक्षा 10 में आपने या छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो क्षैतिज दिशा में दूरी करवाने के लिए, दूरी तय करवाने के लिए कौन सा वेग मजबूर कर रहा है? सर वेग का जो क्षैतिज घटक है Vx वाला जो पोर्शन है, तो ये आ गया आपके पास चाल की वैल्यू। इनटू किससे करना है इसको? सर समय से। कौन सा समय? तो एक चक्कर पूरा करके वापस जब प्रारंभिक बिंदु पे आता है तो जितना टाइम उसे वृत्ताकार पथ में घूमने में लगता है वो टाइम आपको लेना है, जो कि अभी आप ऊपर निकाल चुके हैं, जिसको अपन आवर्तकाल कह चुके हैं यहाँ पर। तो वेग का जो क्षैतिज घटक है वो उसे सरल रेखा में गति करवाता है और टाइम जो है एक आवर्तकाल का जो समय है उस समय के दौरान तय की गई दूरी है उसे अपन पिच कहते हैं। इसे अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा Vx इंटू टी। अब आपके पास दोनों की वैल्यू है। Vx की वैल्यू आप ऊपर लिख करके आए हो, कितनी लिखी है सर? V cos थीटा लिखी है, इंटू में t की वैल्यू लिख दीजिए। तो t की वैल्यू आपने क्या लिखी है सर? 2πm/QB लिखी है। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ क्या? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, mv को एक साथ लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं 2π cos थीटा को लिख लेता हूँ और बटा में मेरे पास क्या चल रहा है? QB चल रहा है, इसको लिख लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा एक काम और करना है कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है, चलिए ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल क्लियर है, सटीक है। अब इसी फॉर्मूले को मैं नया रूप देना चाहता हूँ। तो नया रूप देने के लिए आप थोड़ा अगर गौर करके देखेंगे तो सर mv/QB आपको नज़र आ रहा है, mv/QB। क्या इस mv/QB की वैल्यू अपन कहीं से कुछ लिख सकते हैं? यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सर mv/QB है। अगर ये मल्टीप्लाई का जो साइन थीटा है वो अगर मैं r के बटा में भेज दूं तो मेरे पास mv/QB की जो वैल्यू है वो r/sin थीटा मिल जाएगा। मिल रहा ना ये बात? तो वही बात आप यहाँ पे वापस रिप्लेस कर दीजिए। आप चाहें तो रेफरेंस भी डाल सकते हैं, चूँकि r बराबर दिस, देन mv/QB बराबर r/sin थीटा। लेकिन मैं यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सा स्पेस कम है, पेज है वो कंप्लीट होने वाला है, इसलिए रेफरेंस नहीं डालूंगा। आप लोगों को लिखना है इसके आगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि r बराबर ये है और mv/QB बराबर r/sin थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास पहले से वैल्यू mv/QB की क्या हो जाएगी? r/sin थीटा। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? ये चल रहा है सर 2π cos थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या चल रहा है? 2π cos थीटा। तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू लिख लेंगे। क्या लिखें x की वैल्यू?
सर ये जो 2πr है इसको तो आप सेपरेट लिख दीजिए। ये मैंने 2πr लिख दिया। और ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, इसको आप जानते हैं कि मैं सर इसे कॉट थीटा लिख सकता हूँ। और अगर आप इसको और बेहतर लिखना चाहते हैं तो 2πr कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं सर 1/tan थीटा। तो ये मेरे पास 2πr अपॉन टेन थीटा के फॉर्मेट में भी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 0 डिग्री और 90 डिग्री का डेरिवेशन है ये करना है। बोर्ड एग्जाम के अंदर या तो इसके पथ का आकार है वो पूछा जाता है सिंपल एक लाइन के अंदर, या फिर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर जो पिच होता है उसकी लंबाई कितनी आएगी। तो उसका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर आए हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जा सकते हैं। और अपनी जो बुक है, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, उसके अंदर भी कई सारे सवाल हैं वो इस डेरिवेशन के बाद में दे रखे हैं। आप लोग पहले उनको सॉल्व कीजिए। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आज ही आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ताकि हम उसका अलग से आपको एक वीडियो बना करके उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, डेफिनेटली आपको हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवाइज करके इसके फॉर्मूले हैं उनको आप याद करें, उसके बाद में आप इनकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। इसके बाद एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, साइक्लोट्रॉन, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस टॉपिक को बिना समझे, साइक्लोट्रॉन का जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास नहीं करना है। आप केवल एक बार अपनी बुक में से थ्योरेटिकली थोड़ा सा ऊपर ऊपर आप इसको पढ़ करके आएंगे तो आपको थोड़ा सा परिचय हो जाएगा। और जब अपन यहाँ पे वीडियो में इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो एक बार आप उसको केवल किताब में से एक बार दो बार ऊपरी तरीके से पढ़ करके आएंगे। चलिए, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा पढ़ाने का जो मेथड है, हमारा जो वीडियोज़ हैं, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें प्लीज़ आप इनको शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने में हमारे मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।